नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाले सीरीज में दोस्तों लेक्चर नंबर 5 पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा कश्मीर केस स्टडी। तो हाँ, इसी सेशन के अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे कि कश्मीर का एक्चुअल में भारत में कैसे विलय किया गया था, कश्मीर भारत को कैसे मिला, जैसा कि आप ये हेडलाइन देख पा रहे हैं। तो आज पूरे विस्तार से फुल डिटेल के साथ में कंप्लीटली पूरे कश्मीर की केस स्टडी पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कंप्लीट समझेंगे कि कश्मीर को लेकर के एक्चुअल में मुद्दा क्या था, वो कश्मीर का विलय किस प्रकार से हुआ और इस कश्मीर के विलय में कौन कौन सी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा और वर्तमान कश्मीर की स्थिति क्या है। तो ये सारी स्थिति हम आज के सेशन के माध्यम से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है तो आप बिल्कुल संकोच होकर के इस पूरे टॉपिक को इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी नोट्स भी आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिलेबस में टॉपिक नहीं भी है ना, तो भी आज का ये जो कंटेंट होने जा रहा है, जो आज का टॉपिक होने जा रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आपको अभी तक कश्मीर के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है तो आज के सेशन के माध्यम से आप कश्मीर के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे कि किस तरह से भारत के आजाद होने के साथ कश्मीर की परिस्थिति किस प्रकार की थी, किस प्रकार के संघर्षों के बाद में कश्मीर का भारत में विलय किया गया और उसके बाद में क्या क्या परिस्थिति बनी रही और आज वर्तमान में जिस कश्मीर को हम आज देखते हैं उसकी परिस्थिति कब से और किस तरह से हमें वो कश्मीर प्राप्त हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कंप्लीट सेशन। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं वो ध्यान से सुने। हमारे द्वारा बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के सभी कंप्लीटली जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, लगभग वो सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्ज दिए जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, जैसे आप प्लेलिस्ट में एंटर करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि बीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में हम लगभग 28 सब्जेक्ट्स को रन कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में 22 सब्जेक्ट को रन कर रहे हैं और थर्ड ईयर में 21 सब्जेक्ट को रन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी आज तक का यूट्यूब चैनल नहीं है जो बीए के इतने कंटेंट के साथ में आप लोगों को निशुल्क रूप से क्लासेस दे रहा हो, वो भी नोट्स के साथ में। तो दोस्तों, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको आपके जो भी सब्जेक्ट है वो सभी पूरे विस्तार से जानने को, पढ़ने को मिल जाएंगे। क्लियर है? और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है और चाहे आप तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट नोट्स और लेक्चर की लिंक प्रोवाइड की जाती है। ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम इस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा आज के लेक्चर के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट का आज लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कल वाले सेशन, कल से जो है सेकेंड यूनिट इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये पूरा सिलेबस है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी इसकी मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कश्मीर की। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं कि जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर, तो ये 4 ऐसे राज्य थे या कहें कि 4 ऐसी रियासतें थी। जब भारत आजाद हुआ तो जो भी 565 लगभग 565 जो रियासतें थी, देसी राज्य हुआ करते थे, उनका लगभग सभी का विलय हो चुका था 1947 तक ही। लेकिन ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनके विलय में बहुत समय भी लगा और कहीं ना कहीं संघर्ष भी करना पड़ा, क्योंकि ये 4 वही रियासत है जिनकी मंशा भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की नहीं थी। और कहीं किसी की अगर देखा जाए, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन भारत के लिए वो किसी भी तरीके से जो है उचित नहीं था। इसलिए किस तरह से भारतीय सरकार ने, तत्कालीन भारतीय सरकार के प्रयासों से, या कहें कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, किस तरह से इन रियासतों को भी भारत में मिलाया गया, उनकी कंप्लीट केस स्टडी हमने की है। और आज का ये लास्ट टॉपिक बचा है कश्मीर का। तो इस कश्मीर की केस स्टडी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, और कश्मीर की जब भी बात आती है तो दोस्तों हमेशा उसको याद किया जाता है पृथ्वी के स्वर्ग के रूप में, है ना। पूरी पृथ्वी में अगर सबसे कोई खूबसूरत जगह है तो वो कश्मीर ही है, और इसीलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को। तो आइए कुछ बेसिक तथ्य सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, कश्मीर के बेसिक तथ्यों को। ठीक है, तो बेसिक तथ्यों को भी जाने उससे भी पहले सबसे पहले हम इसके मानचित्र पर फोकस करते हैं कि ये इसकी अवस्थिति क्या है।
कश्मीर की भारतीय कहें कि विश्व मानचित्र पर इसकी अवस्थिति क्या है, किस प्रकार का दिखता है ये कश्मीर। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, लगभग स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है दोस्तों बस ध्यान से सुन लीजिएगा। इस मैपिंग के माध्यम से ही ये समझ लीजिए कि आपको लगभग इसका नॉलेज हो जाएगा। देखिए ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप के ऊपर देखेंगे तो यहां पर चीन लिखा हुआ है, ठीक है, और इस तरफ देखेंगे आप तो यहां पर ये अफगानिस्तान लिखा हुआ है और ये यहां पर ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान कौन सी दिशा में है, तो पाकिस्तान है कश्मीर के पश्चिम में, कश्मीर के पश्चिम में पाकिस्तान है। उसी तरह से अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में क्या है, अफगानिस्तान, और उत्तर पूर्व में है आपको चीन, ठीक है। ये तो इसके पड़ोसी देशों की कहानी हो गई। और अगर आप दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में तो इंडिया है, क्योंकि इंडिया का ही भाग है, ठीक है। तो कश्मीर की जो अवस्थिति है ये कंप्लीट पूरा कश्मीर का मैप है, पूरे कश्मीर का मैप है। इसमें ये कहानी है 1947 की, जब 1947 में जो संघर्ष हुआ है ना, कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, तो उनके कारण जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में कश्मीर के 2 टुकड़े हो चुके थे। एक हिस्सा गया पाकिस्तान के पास और एक हिस्सा रह जाता है इंडिया के पास, भारत के पास में, जबकि पाकिस्तान के पास जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन महाराजा जो कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उनकी किसी गलती के कारण ही जो है इस कश्मीर का आधा हिस्सा, आधे से भी लगभग ज्यादा हिस्सा हम कह सकते हैं इसको, जो है पाकिस्तान के पास चला गया। तो वैसे कौन सी गलती थी हरि सिंह की, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप देखिए मैपिंग में जो आपको ये ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान के पास में है, ये पूरा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है। और ये जो अक्साई चीन के नाम से दिख रहा है, ये हिस्सा चीन के पास में है। तो आप कहेंगे कि ये कश्मीर को लेकर के तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत की लड़ाई है, तो ये चीन कहां से आ गया बीच में। तो दोस्तों ये एक पुरानी कहानी है। ये जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन का जो ये हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, ये हिस्सा भी पाकिस्तान के अंडर में था, जो कि पाकिस्तान ने भेंट स्वरूप चीन को प्रदान कर दिया, गिफ्ट के रूप में चीन को दे दिया, है ना। हालांकि उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि अक्साई चीन तक पाकिस्तान की पहुंच नहीं बन पा रही थी, कहीं ना कहीं भारत की सीमा से उसको गुजर के आना पड़ता था यहाँ के लिए, तो उसके लिए सुविधाजनक नहीं था ये। तो इसीलिए अक्साई चीन वाला जो हिस्सा था जम्मू कश्मीर का, ये उसने चीन को गिफ्ट कर दिया, है ना, ठीक है। तो अब जो 2 हिस्से यहां पर देखने को मिलेंगे जो पाकिस्तान के पास में, एक है गिलगिट बाल्टिस्तान, कौन सा, गिलगिट बाल्टिस्तान, और एक हिस्सा इसका कहलाता है, ये इतने जो पट्टी दिख रही साइड में आपको, ये पश्चिम की ओर, ये आजाद कश्मीर के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। तो ये आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये 2 क्षेत्र पाकिस्तान के पास में है, और अक्साई चीन किसके पास में है, चीन के पास में है। बाकी का जो हिस्सा बचा है ये पूरा भारत के पास में है, जम्मू कश्मीर का, ठीक है, ये भारत के पास में। तो जब प्रारंभिक स्थिति थी तो आप भी समझते थे कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, है ना, जिसमें 370 धारा लागू होती थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि संविधान की, भारतीय संविधान की जो मुख्य धाराएं थी वो कश्मीर पर लागू नहीं होती थी। हालांकि इसके बारे में पूरे हम विस्तार से बात करेंगे अंदर चल के, बस अभी फिलहाल आप इस क्षेत्र को समझ लीजिए। ये भारत के पास में, इतना हिस्सा ये भारत के पास में, और बाकी का हिस्सा पाकिस्तान, और एक अक्साई चीन का एक छोटा सा हिस्सा किसके पास में, चीन के पास में। क्लियर है यहां तक का। चलिए अब इसकी सामान्य सी बातों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इस जम्मू कश्मीर की, कहें कि कश्मीर की स्थापना कैसे हुई। सबसे अगर प्राचीन इतिहास की हम बात करें कश्मीर की, तो दोस्तों कश्मीर की जो स्थापना हुई थी, ये ऋषि कश्यप के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। किसके नाम पर, ऋषि कश्यप के नाम पर, ऋषि कश्यप के नाम पर इसकी स्थापना हुई थी। और चूंकि कश्मीर के पहले राजा ही थे महर्षि कश्यप, क्या नाम था, कश्मीर के पहले राजा का नाम क्या था दोस्तों, महर्षि कश्यप, ठीक है ना। और कश्मीर का जो क्षेत्र था, इसमें लगभग संपूर्ण जो जनता हुआ करती थी, लगभग बताया मैंने, कुछ मिक्सअप तो हर जगह मिलता है, लेकिन अधिकतम जो जनसंख्या हुआ करती थी वो कश्यप समाज की ही जनसंख्या हुआ करती थी। तो यहां से आप लोग जो है रिलेट कीजिए कि कश्मीर की जनसंख्या कश्यप समाज हुआ करती थी। यहाँ के पहले राजा का अगर कहीं वर्णन मिलता है तो महर्षि कश्यप के नाम पर मिलता है, और महर्षि कश्यप ने ही कश्मीर की स्थापना की थी, और अपने सपनों के स्वर्ग के रूप में इसकी स्थापना की थी, या सपनों के शहर के रूप में इसकी स्थापना की थी। और इसी की स्थापना के बाद से ही जो है ये कश्मीर का मुद्दा हो जाता है
प्रारंभ। लेकिन हालांकि लंबे समय तक ये रियासत के रूप में बनी रही, विभिन्न विभिन्न राजाओं का इस पर अधिकार चलता रहा, क्योंकि रियासतें तो आती है चली जाती है ना, कई प्रकार के जो प्रशासन हुआ यहाँ पर लागू हुए, कई प्रकार के हटे। ठीक है, तो अब कहानी आती है कि इसके अगर हम दिशाओं की बात करें, जैसा मैंने अभी आपको मैपिंग में बताया कि पश्चिम दिशा में कौन है, पाकिस्तान है। कश्मीर की पश्चिम दिशा में कौन है, पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान आता है, और उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में चीन है, और नीचे अर्थात कि दक्षिण दिशा में कौन है, भारत है। ठीक है ना। तो आगे इसकी बात करें कि ये जो जम्मू कश्मीर था, ये जो कश्मीर था, माफ कीजिएगा, पहले सिर्फ कश्मीर के नाम से जाना जाता था। कश्मीर क्या था, पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम धरती के स्वर्ग के नाम से भी जानते थे। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा बड़ा भी था ये। इसका क्षेत्रफल था 54,571 वर्ग मील, इसका क्षेत्रफल था। जनसंख्या की बात करें तो उस समय जो है 1,01,43,700 जनसंख्या हुआ करती थी। क्लियर है। और इस क्षेत्र में जो है लगभग 8 भाषाओं की प्रधानता हुआ करती थी, 8 भाषाएं बोलने वाले लोग यहां पर निवास किया करते थे। ये था इसका सामान्य जानकारी, जम्मू कश्मीर की सामान्य जानकारी। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन पार्ट पर। अब हम बात करेंगे कि जो ब्रिटिश इंडिया था, अर्थात कि जब ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, आधिपत्य था भारत पर, उस समय जब भारत का विभाजन किया गया, उस समय इंडिया की क्या, इस कश्मीर की क्या परिस्थिति थी। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट इनकी बात करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, 1947 में एक अधिनियम आता है जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में जानते हैं। और आप सभी भली भांति जानते हैं, इसी अधिनियम के माध्यम से ही भारत को आजादी मिली थी। भारत को आजादी मिलते ही भारत में 565 से भी ज्यादा देसी रियासतें हुआ करती थी, है ना, देसी रियासतें हुआ करती थी। उन देसी रियासतों को लगभग सभी रियासतों का भारत में विलय हो चुका था, लेकिन 4 ऐसी रियासतें थी जो सीधे रूप से भारत में मिलना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी, क्या ऐसा कोई ऑप्शन था उनके पास में? तो जी हां, जब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन की संसद में यह अधिनियम पारित किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, उस समय यहां पर एक जो है एक धारा लागू कर दी। धारा यह थी कि भारत में जितनी भी देसी रियासतें हैं वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, और वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, और अगर वो रियासतें दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहती है, और यदि वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है, अपने स्वतंत्र एक देश बना सकती है। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने एक कूटनीतिक चाल चलते हुए भारत के प्रारंभिक रूप से तो टुकड़े किए थे, लेकिन आगे भी चल करके भारत पूरी तरह बटा रहे, टुकड़े में टूटा रहे, ये व्यवस्था भी ब्रिटिश सरकार करके जा चुकी थी इस अधिनियम के माध्यम से। लेकिन ये पूरा श्रेय, जितना भी श्रेय था भारत को एक करने का, ये पूरा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने लगभग सभी रियासतों का विलय कर लिया था भारत में। सिर्फ 4 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर, जो कि सीधे तौर पर नहीं चाहती थी भारत में विलय होना। तो तीनों की, जूनागढ़, हैदराबाद और गोवा की तो मैं कहानी आपको बता चुका हूं, किस किस तरह से उसको भारत में मिलाया गया था। आखिरी बचा कश्मीर का, तो कश्मीर की कहानी आज आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे तैसे साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर करो कि जैसे भी हुआ, कश्मीर का भी भारतीय संघ में प्रवेश करना तय हुआ। ठीक है, तो कश्मीर के महाराजा का नाम था, बिल्कुल रट लीजिएगा, हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। तो हरि सिंह ने, जब भारत आजाद हुआ तो आप जानते हैं पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, है ना, पश्चिम पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। उसी समय में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहता हूं, एक नया देश बनाएंगे। हालांकि वल्लभ भाई पटेल को भी इतना इंटरेस्ट नहीं था उस समय कश्मीर में, इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहानी के माध्यम से समझाया था पहले, हैदराबाद को डिस्कस करते हुए, कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ का विलय करना चाहते थे पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उस समय जो मोहम्मद जिन्ना थे,
पाकिस्तान, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर के भी मुद्दा उठा रहे थे और साथ ही साथ में वो जूनागढ़ और हैदराबाद में भी रुचि दिखा रहे थे कि उसको पाकिस्तान में शामिल कर लें। तो इसी बात को लेकर के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यदि आप शांतिपूर्वक जूनागढ़ और हैदराबाद के मामले में आप जो है हस्तक्षेप ना करें और उसे भारत में शामिल हो जाने दे, तो हम कश्मीर को लेकर के कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। लेकिन जिन्ना साहब नहीं माने और उन्होंने जो है जैसे तैसे करके इसमें भी हस्तक्षेप चालू रखा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है कश्मीर में रुचि दिखाना चालू कर दिया और उसी रुचि का परिणाम आज इसके स्टडी में आप लोग देखेंगे, है ना। तो हरि सिंह ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ में समझौता किया। जैसा भारत के साथ किया था वही समझौता पाकिस्तान के साथ भी किया। कौन सा? तटस्थ समझौता। भारत से कहा कि भाई हम तटस्थ रहना चाहते हैं, हम ना पाकिस्तान में शामिल होंगे और ना भारत में शामिल होंगे। उसी तरह से वो पाकिस्तान में जिन्ना के पास गए और जिन्ना साहब को भी बोला कि हम आपके साथ भी नहीं रहना चाहते और ना भारत के साथ, बल्कि हम स्वतंत्र रहेंगे। क्लियर है? तो ये समझौता हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ही पाकिस्तान ने इस समझौते को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? तो जो भी लेन देन चलता था, अब चूंकि एक छोटा सा अगर कोई देश होगा तो जो उसके पड़ोसी देश होंगे उनसे लेन देन चलता है, कुछ खाद्य पूर्ति उनसे की जाती है, तो विभिन्न प्रकार की आपूर्तियां की जाती है। तो उसी आपूर्ति को पाकिस्तान ने काट दिया, उस आपूर्ति को बंद कर दिया। आपूर्ति बंद करके क्या किया पाकिस्तान ने? हरि सिंह के साथ जो समझौता हुआ था कश्मीर को लेकर के, तटस्थ समझौता, उस समझौते को तोड़ दिया। किसने? पाकिस्तान ने। समझौता सिर्फ आपूर्ति को ही नहीं काटा, बल्कि साथ ही साथ में जो कश्मीर के पश्चिमी सीमा के जो लोग थे, जहां पर अधिकतर पठान जातियां रहा करती थी, उन जातियों को पाकिस्तान सरकार ने भड़काना चालू किया कश्मीर के खिलाफ, उकसाया, भड़काया, जिसके कारण पठान जातियों ने क्या किया? कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हालांकि कहावत है, कहते हैं कि ये पठान जाति के लोग जरूर थे, लेकिन ये सबके सब भारतीय सेना ही, माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी सेना ही थी जो पठान जातियों के रूप में जो है उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया था। सेना के बेस में नहीं किया था, पठान जातियों के बेस में जो है उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया। और जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो महाराजा हरि सिंह की आंखें पूरी तरह खुल गई और उनको समझ आ गया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, कश्मीर बहुत जल्दी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा बनने वाला है। और इस बात को लेकर के महाराजा हरि सिंह भी अच्छे से समझते थे कि अगर कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया तो उनका कोई करियर नहीं होगा, उनका संपूर्ण करियर समाप्त हो जाएगा। और आखिरकार कश्मीर के जो महाराजा थे उनको वो जो है 24 अक्टूबर 1947 को भारत से मदद की गुहार लगाते हैं। गुहार लगाते हुए ही जो है एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के सामने, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे उस समय। उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं अधिमिलन का। किसका प्रस्ताव? अधिमिलन का प्रस्ताव भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। कौन? महाराजा हरि सिंह। और कहते हैं कि साहब हमको बचा लीजिए, पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया है, आप हमें बचा ले और हम जो है भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उस समय महाराजा हरि सिंह ने जो प्रस्ताव दिया था अधिमिलन का, वो अधिमिलन का वही प्रस्ताव था धारा 370 के साथ। उस प्रस्ताव को देखते ही पटेल साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप भारत के अभिन्न अंग बनते हो, अन्य राज्यों की तरह पूर्ण समर्पित करते हो अगर आप भारत को, तो ही भारत सरकार आपकी सहायता कर सकती है, अन्यथा हम सहायता नहीं करेंगे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके समझाने पर पटेल साहब मान जाते हैं और नेहरू साहब के कहने पर ही अधिमिलन प्रस्ताव को स्वीकार करवा लिया जाता है उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, तो 27 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को उन्होंने याचना की कि साहब हमारी रक्षा कीजिए, और 27 अक्टूबर को भारत सरकार के द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रस्ताव जैसे स्वीकार होता है, तुरंत पटेल साहब की जो है नजर में, पटेल साहब के दो, क्योंकि वो गृह मंत्री थे, संपूर्ण सेना उनके ही अंडर में थी, तो उनके कहने पर जो है उन्होंने सेना भेज दी कश्मीर में। और सेना भेजते ही जो है उन सभी जो भी पठान जातियों ने हमला किया था, पाकिस्तानी सेना ने उनको सबको खदेड़ करके वापस से भगा दिया और इस तरह से कश्मीर को भारत का अंग बना लिया गया। किस प्रकार का अंग बना था वो सारी कहानी अभी हम करने वाले। तो ये एक सामान्य सा तथ्य आपके इस डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल तथ्यों की।
जिसके माध्यम से आपका एक एक पक्ष जो है पूरी तरह क्लियर होगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं इसके मामले की शुरुआत कैसे हुई थी। तो मामले की शुरुआत अब जो है आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट नया नहीं लगेगा, क्योंकि जो जनरल बातें थी आपको कंप्लीटली समझ आ चुकी है। सबसे पहले बात करें कि यार मामले की शुरुआत कैसे हुई थी। एक तरह से मामले की शुरुआत और एक कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, है ना। समस्याओं के रूप में इन सभी तथ्यों को देखिएगा, जो भी तथ्य मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, और उसके बाद में फिर हम इसके समाधानों की भी चर्चा करेंगे। मामले की शुरुआत कैसे होती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होते ही भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। भारत को स्वतंत्रता मिलते ही क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। साथ ही साथ में जो भी रियासतें थी उनको भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है। तो वैसे ही भारतीय सरकार जो थी, स्वतंत्र भारतीय सरकार थी, वो एक्टिव होकर के जितनी भी रियासतें थी, क्योंकि भारतीय सरकार का तो एक ही लक्ष्य था कि एक संगठित भारत की स्थापना करना, है ना। मतलब छोटे छोटे राज्यों में पहले पूरा भारत बटा हुआ था और किसी राज्य पर किसी और का अधिकार था। तो इस तरह से एक संविधान का निर्माण करके और संविधान के अंडर पूरे भारत को लाना ही प्रथम लक्ष्य था। तो उस सब को जो है पटेल तत्कालीन जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके माध्यम से ये कार्य किया गया और भारत स्वतंत्र हुआ, संपूर्ण रियासतों को का भारत में विलय हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 4 रियासतें, उनमें से एक कश्मीर थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह, जिनकी कश्मीर में सरकार हुआ करती थी। अब ये भारत या पाकिस्तान में स्वतंत्रता जो अधिनियम पारित हुआ था 1947 वाला, इस अधिनियम के माध्यम से हरि सिंह या कहें कि कश्मीर चाहे तो भारत में शामिल हो सकता है, या चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, या फिर स्वतंत्र राज्य बन सकता है। यह अधिकार जो है कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पास था। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा ऑप्शन चुना, कौन सा, स्वतंत्र राज्य बनने वाला। ठीक है। भारत को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है भैया बन जाइए, आप स्वतंत्र राज्य रहिए, स्वतंत्र देश बनाकर रहिए आप, छोटा सा देश कश्मीर। जैसे कि आज आपको जो है भूटान वगैरह आपको जो देश देखने को मिलते हैं, तो इस तरह से एक कश्मीर जैसा देश भी बन जाता, क्या दिक्कत थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेपाल भी है, भूटान भी है, इसी तरह का एक देश और हो जाता। लेकिन जैसे ही कश्मीर के महाराजा ने घोषणा की कि हम स्वतंत्र राज्य रहेंगे, तुरंत बाद में ही क्या घटना घटी मैं आपको बताता हूं। देखिए, हार जीत का विवाद सेकंड पॉइंट है। 1947 में जैसे ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने घोषणा की कि हम स्वतंत्र राज्य रहेंगे, वैसे ही पाकिस्तान ने सोचा कि अच्छा मौका है, आक्रमण कर दीजिए, भारत हस्तक्षेप करेगा नहीं और कश्मीर को हम हड़प लेते हैं। पाकिस्तान ने फट से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, और जैसे ही कश्मीर पर आक्रमण किया तो शायद 2 या 3 दिन बाद में महाराजा हरि सिंह के पास खबर पहुंची कि साहब पश्चिम की ओर से कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है, कश्मीर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही है पठान जाति के रूप में। वैसे ही हरि सिंह की आंखें खुली और वो भारत सरकार के पास पहुंचे सहायता मांगने के लिए। उन्होंने उससे सहायता मांगी, याचना की, तब तो कहीं जाकर के जैसा मैंने आपको बताया अधिमिलन जो प्रस्ताव था वो पेश किया और आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार स्वीकार करके कश्मीर को भारत का अंग बना लिया गया, अंततः बना लिया गया। कश्मीर के विभाजन की अगर बात करें तो कश्मीर का विभाजन मतलब कि अभी जो विभाजन हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, 1947 में जो विभाजन हुआ था हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जब तक महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा और जब भारत सरकार ने अपनी सेना कश्मीर में भेजी पाकिस्तान से रक्षा करने के लिए कश्मीर की, तब तक पाकिस्तानी जो सेना थी वो लगभग आधे कश्मीर पर कब्जा कर चुकी थी, जमा चुकी थी। अब ये कुछ अंतरराष्ट्रीय राजनीति थी कि दोनों ही सरकारों को वहीं रुकना पड़ा, उन सेनाओं को वहीं रुकना पड़ा, और जितने सीमा पर पाकिस्तान अधिकार कर चुका था उतना कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में चला गया, और जितना खाली पड़ा हुआ था, जो बचा हुआ था, वो भारत के अंडर में आ चुका था। इसी को हमने उस समय का भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विभाजन कहा, जो कब से कब तक 1947 से 1948 में माना जाता है। इसके अलावा कश्मीर के अगर हम उत्तराधिकार की बात करें तो एक वैधानिक रूप से कश्मीर का जो उत्तराधिकार है वो तो भारत सरकार के पास ही है, भारत सरकार के पास ही है। जबकि आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है कश्मीर का, वो किसके अधीन है, पाकिस्तान के अधीन है, जो अवैध रूप से है, वो वैधानिक रूप से पाकिस्तान के पास नहीं है, वो जबरदस्ती किया गया कब्जा था। ठीक है ना। तो अब देखिए जो मैप मैंने आपको प्रारंभ शुरू में बताया था वही एक बार और दिखा दूं आपको। ये बाल्टिस्तान है, आप गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये जो क्षेत्र आप इतना देख पा रहे हैं
ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र ये है आपका आजाद कश्मीर। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें इसके आर्टिकल 370 की। तो ऐसी कश्मीर का विलय तो भारत में हो चुका था, तो ऐसा कौन सा प्रस्ताव था जो पटेल साहब नहीं चाहते थे स्वीकार करना, लेकिन नेहरू साहब के कहने पर उसे स्वीकार कर लिया गया था? क्योंकि उस समय भी महाराजा हरि सिंह को आवश्यकता थी सहायता की, लेकिन फिर भी वो अपनी कंडीशन रख रहे थे भारत सरकार के सामने कि हम एक ऐसे प्रस्ताव पर सहमत हैं भारत के साथ शामिल होने के लिए जिसमें भारतीय संविधान की जितने भी विशेष धाराएं हैं वो हम पर लागू नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ संचार, रक्षा और विदेशी मामले, मात्र ये 3 अधिकार भारत सरकार के पास होंगे। बाकी सारे अधिकार हमारे पास रहेंगे। अर्थात ये कि जम्मू कश्मीर का स्वयं का संविधान होगा, स्वयं का फ्लैग होगा, स्वयं की सरकार होगी, वो किसी के अंडर नहीं होगी। और हालांकि उस समय अगर नेहरू साहब एक्सेप्ट नहीं करते उनके प्रस्ताव को, तो वो पूर्ण राज्य के दर्जे के रूप में भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हरि सिंह, लेकिन नेहरू साहब ने उसको स्वीकार करके, और इतने सालों से जो कश्मीर का मुद्दा चला आया 370 वाली धारा का, वो लगातार बना रहा। लेकिन आखिरकार उस 370 धारा जो कि एक नासूर की तरह थी भारत के लिए, उसे 2019 में हटा करके कश्मीर को पूरी तरह से भारत का एक हिस्सा बना लिया गया। 370 धारा को हटा करके कब 2019 में विशेष दर्जा दिया गया था कश्मीर को, उसे समाप्त कर दिया और अन्य राज्यों की तरह कश्मीर को भी भारतीय राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। ये आप भली बात जानते हैं, इसके बारे में बहुत सारी न्यूज भी चली थी और बहुत सारे जो है आर्टिकल भी आए थे, आपने जरूर पढ़ा होगा उसके बारे में। क्या समस्याएं थी, ऐसा क्यों किया गया था, 370 को क्यों हटाया गया? तो इसको हटाने के पीछे कई सारे कारण थे। उपद्रव और आतंकवाद, आए दिन कश्मीर में जो आतंकवाद था वो बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कश्मीर की जनता बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। सिर्फ कश्मीर की ही नहीं बल्कि भारतीय जो सेना थी वो भी बहुत परेशान हो रही थी। पूरा भारत लगभग उससे पीड़ित था। भारत और पाकिस्तान के बीच में समय समय पर संघर्ष होता रहा। किसके कारण? उसी 370 के कारण। और इसके परिणाम स्वरूप स्थिति दिन ब दिन बदतर ही होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला हुआ था। भारत सरकार कश्मीर के साथ में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, इसलिए जो कश्मीर चाहे वो कर सकता था। तो ये कश्मीर को लेकर के कुछ समस्याएं थी। अब चूंकि हम तो छात्र हैं, हमें तो आंसर राइटिंग करनी है, तो भाई सिर्फ समस्या बताने से काम थोड़ी चलेगा, उसका समाधान भी तो बताइए। हालांकि जो समाधान होंगे वो लोहे के चने के समान होंगे, जिन्हें हम देख करके खुश तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही मुंह में लोगे चबाने के लिए संभवतः दांत टूट जाएंगे, लेकिन वो चने चबाए नहीं जाएंगे। ऐसे ही कुछ समाधान होंगे, लेकिन समाधान तो आपको देने पड़ेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि कश्मीर के मुद्दे के संबंध में सभी पक्षों पर सावधानी पूर्वक विचार करते हुए और कूटनीतिक प्रयास करते हुए ऐसे समाधान खोजने की आवश्यकता है जो किसी एक पक्ष में ना हो। हालांकि ये कार्य इतना सरल नहीं है जितना सरलता से हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, अर्थात कि ऐसे समाधानों को ढूंढने के लिए कुछ कदम हमारे द्वारा उठाए जा सकते हैं। ऐसी डिस्क्रिप्शन डालने के बाद में समाधान लिखना चालू कर दीजिए। पहला समाधान तो हो सकता है शांति और स्थिरता का। शांति और स्थिरता का जब भी आप कश्मीर को लेकर के किसी मुद्दे पर डिस्कस करते हैं तो भारत और पाकिस्तान को आमने सामने आकर के बात करनी चाहिए और दोनों का एक प्राथमिक लक्ष्य ही होना चाहिए स्थायी शांति और स्थायी सुरक्षा का या स्थिरता का, जो कि संभव नहीं है। हालांकि संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर संभव होता तो पिछले इतने सालों में कहीं ना कहीं शांति स्थापित हो चुकी होती, लेकिन नहीं हो रही। तो प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए समाधान का? स्थायी शांति और स्थिरता लाना। कश्मीर में हिंसा और संघर्ष ने वहां के लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है, तो एक समाधान उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे समाधान की खोज की जानी चाहिए और ऐसा समाधान स्थायी शांति ही ला सकती है।
इसके अलावा मानवाधिकारों का सम्मान, तो ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि जब तक 370 लागू थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तब तक वहां के लोगों को जो है मानवाधिकारों का सम्मान कतई नहीं प्राप्त हो रहा था। कश्मीर के लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार के साथ ही साथ उनके मानवाधिकारों को भी बनाए रखा जाना बहुत जरूरी है और उन अधिकारों की संरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है, साथ ही साथ न्याय तक पहुंच की जो स्वतंत्रता है वो भी बहुत मायने रखती है। इसलिए ऐसी विशेष स्वतंत्रताओं से कश्मीर की जनता को सुसज्जित किया जाना चाहिए। ये आपके बिंदु होना चाहिए समाधान में। इसके अलावा संवाद और कूटनीति, भाई दोनों ही सरकारों को, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो और या भारत सरकार हो, दोनों को ही कूटनीतिक रूप से संवाद करना चाहिए और संवाद करके संभवतः जितना संभव हो सके बातचीत करके, है ना, और इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। कश्मीरी प्रतिनिधियों की भागीदारी उस बैठक में, उस बातचीत में कश्मीर के प्रतिनिधियों को शामिल करके भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तब कहीं जाकर के इस प्रकार के समाधान खोजे जा सकते हैं। सीमा पार आतंकवाद की बात करें तो दोनों ही देशों को, भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलकर के सीमा पार आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता है। दोनों को ही आतंकवाद के खिलाफ कार्य करना होगा, दोनों को मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ कार्य करना होगा। तब कहीं जाकर के कश्मीर का मामला सुलझाया जा सकता है, तभी जाकर के। हालांकि पाकिस्तान की ओर से यह पक्ष बहुत कमजोर है कि वो आतंकवाद के खिलाफ को भारत के साथ मिलकर कोई कार्य करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग तो चूंकि हमेशा से उम्मीद बनाए बैठे हैं और अभी भी यही उम्मीद लगाते हैं कि कभी ना कभी पाकिस्तान सुधरेगा और हमारे साथ मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ कार्य जरूर करेगा, ऐसी एक उम्मीद जताई जाती है। ठीक है, तो ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जहां पर आतंकवाद ना पनपे। आर्थिक विकास की बात करें तो जिस क्षेत्र में समस्या है उस क्षेत्र की समस्या को काफी हद तक हम आर्थिक रूप से उस क्षेत्र को सक्षम बना करके भी उस क्षेत्र की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से कश्मीर के लोगों का जो जीवन स्तर है वो उसमें काफी सुधार आ जाएगा, वो जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, जिससे युवा पत्थर मारने वाली भीड़ में शामिल ना होकर के और अच्छे अवसरों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन स्तर में सुधार करने की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए कहा गया है कि आर्थिक विकास उस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है, जो वर्तमान में हालांकि हो रहा है। 370 के बाद में काफी आर्थिक विकास पर भारत सरकार ध्यान दे रही है। निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो कश्मीर मुद्दा एक जटिल और दीर्घकालिक विवाद है, समस्या है, जटिल मुद्दा है, दीर्घकालिक विवाद है। अगर इतना आसान होता जितनी आसानी से हम पढ़ रहे हैं तो संभवतः अब तक विवाद को जो है हल कर लिया जाता, लेकिन आज तक जो है पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही मुद्दा होता है। जब भी चुनावी विवाद आते हैं पाकिस्तान में, जब भी चुनाव होते हैं तो ये सबसे बड़ा एक ही मुद्दा होता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, है ना। तो ये एक जटिल और दीर्घकालिक विवाद रहा है। इसका समाधान खोजने के लिए सभी हितधारकों की सद्भावना होना चाहिए, उनमें सहयोग और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अंतिम लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जहां कश्मीर के लोग शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आनंद ले सके, जबकि उनके अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। इस तरह से कहीं जाकर के हम कश्मीर के लोगों को जो है न्याय प्रदान कर सकते हैं और इस तरह से कश्मीर में जो विवाद है उससे छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सेशन के माध्यम से आपको कश्मीर के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। ये आपकी स्टडी में जो है, आपको जो सिलेबस में जो आपको कंटेंट है पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयों की, लेक्चर नंबर 6 जो होगा। दोस्तों हाँ, मैं आपको आज अनाउंस कर दूं कि अब जो है संभवतः डेली क्लासेस होगी, अब कोई छुट्टी नहीं होगी बीच में, क्योंकि यार काम है ना, समझिए कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे कार्य आ जाते हैं कि 2-3 दिन तक जो है यहाँ से बाहर रहना पड़ जाता है, तो ऐसे में क्लास लेने की कोई चांस ही नहीं रहता। इसी कारण से 3-4 दिन से अभी क्लासेस डिस्टर्ब थी आप लोगों की, लेकिन अब जो है कंटिन्यू मैं फाइनली अब सेटअप पर आ चुका हूँ, स्टूडियो में आ चुका हूँ। अब डेली क्लासेस में आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा और संभवतः फर्स्ट ईयर वालों के बच्चों की क्लासेस भी मैं प्रारंभ करने वाला हूँ, सेकेंड ईयर वालों की प्रारंभ करने वाला हूँ। ये समय पर निर्धारित होगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे फिलहाल, या जो पेंडिंग में पड़े हुए उनको स्टार्ट करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज क्लासेस काफी लेट हुई है
प्रयास तो था जल्दी लाने का, लेकिन काफी क्लासेस लेट हो चुकी है, तो जो नेक्स्ट सेशन होंगे अब वो कल से ही प्रारंभ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।